तो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर रजत, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मातृ हॉस्पिटल वडोदरा से। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। आज हम लोग बात करेंगे NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। ये NIPT क्या होता है, कब करते हैं, इसके कितने पैसे लगते हैं, कितना फ़ायदेमंद है, इसके क्या नुकसान होते हैं, कब NIPT करना चाहिए, NIPT बेटर या डबल मार्कर बेटर, NIPT बेटर या एमनियोसेंटेसिस बेटर, NIPT और एमनियोसेंटेसिस में से कब कौन सा टेस्ट करना चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये NIPT मतलब होता क्या है? N माने नॉन, I माने इन्वेजिव, P माने प्रीनेटल और T माने टेस्ट, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। मतलब ये एक सिंपल एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम माँ का ब्लड लेते हैं। माँ के ब्लड में से फीटल फ्रैक्शन, हम लोग फीटल DNA के जो फ्रैक्शन है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं और उस फीटल फ्रैक्शन में से सेल फ्री DNA टेस्ट करते हैं। वो DNA में हम लोग बच्चे में होने वाली क्रोमोसोमल एनोमली जैसे ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18 और ट्राइजोमी 13 मतलब डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। इन्वेजिव का मतलब है इसमें कोई प्रकार की सुई नहीं लगती, कोई बच्चेदानी में हम लोग काढ़ा नहीं करते, बच्चेदानी में एक सुई से होल करके हम लोग बच्चे के आजू बाजू का ब्लड नहीं लेते, इसमें माँ का ही ब्लड लेते हैं। माँ के ब्लड में से बच्चे का ब्लड निकालते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी और डिलीवरी को कोई ख़तरा होने के चांसेस लगभग ना जैसे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग बोलते हैं। क्या ये NIPT और NIPS सेम होता है? NIPS का मतलब है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग, वो भी ऑलमोस्ट दोनों सब चीज़ें सेम ही होती है। तो अगला सवाल ये आता है कि NIPT हम लोग करते कब हैं? NIPT हम लोग 10 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद करते हैं। 10 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 10 वीक्स के बाद फिटल फ्रैक्शन, जो बच्चे का जो ब्लड का जो फ्रैक्शन है वो माँ के ब्लड में एक अच्छी मात्रा में होता है। उससे पहले अगर हम लोगों ने NIPT किया तो वो बच्चे का ब्लड के जो DNA के कंपोनेंट्स हैं वो माँ के ब्लड में कम होते हैं, तो हमको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं। तो 10 वीक्स के बाद हम लोग ये NIPT कभी भी कर सकते हैं। तो ये NIPT करने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोगों ने आगे अपनी डबल मार्कर वाली वीडियो में बताया, हमने आगे डाउन एंटी स्कैन वाली वीडियो में बताया, एक डाउन सिंड्रोम करके एक एनोमली होती है। डाउन सिंड्रोम में मतलब बहुत सारी फीचर्स होते हैं लेकिन बच्चा मानसिक रूप से विकलांग होता है, उसको स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए प्राइमरी केयर गिवर, हम लोगों का ये टारगेट होता है कि कोई भी बच्चा डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम वाला पैदा ना हो और हम उसको पहले से पता कर सकें। तो एक अच्छा एंटी स्कैन अगर किया हो किसी फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ने, उस एंटी स्कैन में जो हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं, निकल स्कैन मतलब निकल ट्रांसलूसेंसी, नेज़ल बोन, डक्टस वेनोसस का फ्लो और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, अगर ये 4 चीज़ें देखी जो कि डाउन सिंड्रोम के सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं, और अगर वो एंटी स्कैन में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है तो उसके बाद हम लोग डबल मार्कर करके टेस्ट करते हैं। दैट इज़ ए रूटीन। डबल मार्कर और एंटी स्कैन का जो कंबाइंड होता है उसके बाद में उससे हम लोगों को पता चलता है कि बच्चे का ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18 और ट्राइजोमी 15, ये 3 चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। हमारा जो मेन फोकस, मेन जो रहता है वो ट्राइजोमी 21 के ऊपर रहता है। तो उससे हमको बच्चे में होने वाली प्रेगनेंसी का रिस्क पता चलता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा बेटर रहता है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। उसमें हम लोग जैसे हमने आपको डाउन सिंड्रोम बताया, ये डबल मार्कर बताया, डबल मार्कर को ड्यूअल मार्कर भी बोलते हैं। ड्यूअल मार्कर में हम लोग माँ का एक ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से हम लोग उसके 2 हार्मोन्स करते हैं, 2 हार्मोन्स में और एक सॉफ्टवेयर आता है, 2 अलग अलग 3 सॉफ्टवेयर है, एक प्रिस्का सॉफ्टवेयर आता है। उस सॉफ्टवेयर में हम दो वैल्यू डालते हैं और एंटी स्कैन की वो 4 वैल्यूज़ डालते हैं, जैसे निकल ट्रांसलूसेंसी कितनी है, नेज़ल बोन प्रेजेंट है कि नहीं, यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमको एक रिस्क कैलकुलेट करके देता है।
वो रिस्क पेशेंट की एज के हिसाब से अलग अलग होता है। सपोज जैसे 1:250, 1:500, और अगर वो रिस्क ज़्यादा है तो हम लोग बाद में उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। हमारे प्रैक्टिस में हम लोग अगर डबल मार्कर पे रिस्क ज़्यादा आ रहा है कोई भी चीज़ का, ट्राइजोमी 21 या ट्राइजोमी 18 या ट्राइजोमी 15 का, तो फिर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में हम लोग पेशेंट को NIPT एडवाइस करते हैं। NIPT में ये 3 जिसमें भी रिस्क आ रहा है उस 3 का हम लोग स्पेसिफिक क्रोमोसोम टेस्टिंग करते हैं, और अगर वो क्रोमोसोम नॉर्मल आता है तो हमको डेफिनेटली रूल आउट कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे अगर हमको ट्राइजोमी 21 का डबल मार्कर पे रिस्क ज़्यादा आ रहा है या फिर एंटी स्कैन पे रिस्क ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग NIPT करके उस स्पेसिफिक क्रोमोसोम को देख के हम लोग उसको रूल आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर केस में बच्चे को डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम है कि नहीं। तो NIPT रूल आउट करने के लिए, नेगेटिव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि कंफर्म करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि NIPT और डबल मार्कर में ये डिफरेंस है कि हम लोगों को डबल मार्कर से ज़्यादा बेटर कन्फर्मेटरी टेस्ट NIPT है। तो कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर हम लोग डबल मार्कर के बदले डबल मार्कर ना करवाएं, डायरेक्टली एंटी स्कैन के बाद हम लोग NIPT करवा सकते हैं। अगर आपको करवाना है तो करवा सकते हैं। NIPT की मार्केट प्राइस लगभग 6,000 से लेके 14,000 है अलग अलग लैब्स में, बराबर है। बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने अगर 100 डबल मार्कर करवाए तो 100 में से 2 या 3 पेशेंट्स को ही NIPT करवाने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपका पिछला बच्चे में डाउन सिंड्रोम आया हुआ है, या आपकी एज ज़्यादा है, या बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, या पिछले कोई बच्चे में आपको मेजर कंजेनिटल एनोमलीज आई हैं, तो डायरेक्टली डाउन सिंड्रोम को स्किप करके हम लोग NIPT कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम लोग एंटी स्कैन करे बिना NIPT कर सकते हैं? टेक्निकली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया एक अच्छा फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जब एंटी स्कैन करता है तो ना सिर्फ निकल ट्रांसलूसेंसी देखता है, उसके अलावा मेजर कंजेनिटल एनोमलीज बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम्स भी देखता है। और 12-13 वीक्स पे लगभग बहुत सारी प्रॉब्लम्स अच्छे सोनोलॉजिस्ट को पता चल सकती है। अगर ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो, जैसे एनेनकेफेली हो, बच्चे का माथा ही नहीं हो, जैसे हाइड्रोकेफेलस हो, स्पाइना बाइफिडा हो, जिस बच्चे का प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अननेसेसरीली उस केस में हम लोग डबल मार्कर या एंटी स्कैन नहीं करवाए, डबल मार्कर या फिर NIPT नहीं करवाते। डायरेक्ट अगर हम लोग NIPT या डबल मार्कर कर लेंगे तो हमको कंजेनिटल एनोमलीज पता नहीं चलेगी और नेसेसरीली वेस्टेज ऑफ मनी होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करवाएं तो बेटर। हम लोग हमारी प्रैक्टिस में सबसे पहले 55 मिलीमीटर का CRL जब क्रॉस करता है तो उसके बाद हम लोग एंटी स्कैन करवाते हैं, रफली अबाउट 11 वीक्स 5 डेज़ के बाद करवाते हैं। उसके बाद हम लोग 13 वीक्स 5 डेज़ के पहले ट्राई करते हैं कि डबल मार्कर हो जाए, और डबल मार्कर में प्रॉब्लम है तो फिर NIPT हम लोग 20 वीक्स तक कभी भी करवा सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल करवाना चाहिए। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी है। बेस्ट टाइम टू डू NIPT, कौन से समय में NIPT करना चाहिए? मैंने जैसे बताया 10 वीक्स के पहले NIPT करने का कोई मतलब नहीं है, 10 वीक्स के बाद करना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में डायरेक्टली भी आप NIPT करवा सकते हैं, पर हम लोग पहले एंटी स्कैन के बाद डबल मार्कर के बाद हम लोग NIPT। कुछ केसेस में पेशेंट ने एंटी स्कैन करवा लिया होता है पर वो डबल मार्कर के लिए लेट होता है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है, या तो हम लोग कंबाइंड स्क्रीनिंग करके क्वाड्रुपल मार्कर करवाएं 15 to 22 वीक्स में, या फिर हम लोग डायरेक्टली NIPT करवाएं। पेशेंट को हम लोग दोनों ऑप्शन देते हैं, लेकिन ट्राइजोमी 21 डाउन सिंड्रोम के लिए क्वाड्रुपल मार्कर की सेंसिटिविटी कम है, उससे बेटर सेंसिटिविटी हमारी NIPT की है। तो हम लोग केस बाई केस स्पेसिफिक सिनेरियो पे जाएंगे। पेशेंट की एज ज़्यादा है, पेशेंट की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, पेशेंट का प्रीवियस केस में प्रॉब्लम है और पेशेंट ने डबल मार्कर मिस कर दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली NIPT करवाएंगे, ठीक है। तो ये NIPT के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? NIPT हमको खाली 2 रिजल्ट देता है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्पेसिफिक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम जो मैंने बात की, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 13, या फिर लो प्रोबेबिलिटी। अगर लो प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग 99% श्योर हो सकते हैं कि उस स्पेसिफिक केस में उसको वो वाली स्पेसिफिक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम नहीं है या फिर एडवर्ड सिंड्रोम नहीं है। और अगर हाई प्रोबेबिलिटी है, सपोज ऐसा आता है कि देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ
डाउन सिंड्रोम, तो हम लोग पेशेंट को आगे क्या काउंसिल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास एक कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोसेंटेंसिस। एमनियो, एमनियो मतलब पेशेंट बच्चे के आजू बाजू पानी, मतलब लाइकर एमनाई, और सेंटेंसिस मतलब उसको सुई मार के पानी निकालना। तो अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में एक लंबी स्पाइनल नीडल लेते हैं, इतनी बड़ी पतली सी नीडल होती है, उसको पेशेंट के पेट में, पेट से अंदर यूट्रस में, यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड में डालते हैं, और उसमें से थोड़ा सा हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग लेबोरेटरी में भेजते हैं, और फिर हम लोग स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के लिए टेस्ट करते हैं। ये एमनियोसेंटेंसिस ज़्यादा कन्फर्मेटरी होता है, एनआईपीटी से ज़्यादा डायग्नोस्टिक होता है, और पॉजिटिव कन्फर्मेशन के लिए एमनियोसेंटेंसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर एनआईपीटी में हमारा ये आया कि इसको डाउन सिंड्रोम का हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी का वो लोग कुछ देते हैं, रेशो देते हैं 1:150 या 1:200 या 1:1000 जो भी। तो ऐसे केसेस में हम उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटेंस करेंगे। और अगर एमनियोसेंटेंसिस में ऐसा आता है कि डाउन सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी नहीं है या एडवर्स सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फिर हमको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमको टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एनआईपीटी जैसी एक चीज़ होती है उसको हम लोग सीवीएस बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। बच्चे के प्लेसेंटा जो होती है उसमें से हम लोग टिश्यू लेते हैं, टेक्निक ऑलमोस्ट सेम रहती है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक नीडल पास करते हैं, नीडल में से बच्चे के बाजू में हो रही बन रही प्लेसेंटा में से टिश्यू लेते हैं, और उस टिश्यू का सेम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। ओनली थिंग इज कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेंसिस में खाली डिफरेंस ये है कि सीवीएस हम लोग थोड़ा सा जल्दी करते हैं, 11 to 14 वीक्स में करते हैं, और एमनियोसेंटेंसिस थोड़ा सा लेट करते हैं, 15 to 22 वीक्स में करते हैं। दोनों की प्राइस लगभग 14, 15, 17 हज़ार के आसपास होती है इस समय इंडियन रुपीज़ में। क्या एनआईपीटी 100% एक्यूरेट है? जैसा मैंने आपको बताया, एनआईपीटी 99% उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रूल आउट कर सकती है, कंफर्म नहीं कर सकती। उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छी है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। अगर हमको कंफर्म करना है तो हमको या तो कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग सीवीएस या फिर एमनियोसेंटेंसिस करना पड़े, लेकिन रूल आउट करने में बहुत बेटर है। ट्विंस में हम लोग एनआईपीटी कर सकते हैं, बिल्कुल हम लोग ट्विंस में एनआईपीटी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपलेट्स, जब हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ट्रिपलेट्स या उसके बियॉन्ड में हम लोग एनआईपीटी नहीं कर सकते, उसका करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा, एनआईपीटी बेटर है या फिर एमनियोसेंटेंसिस बेटर है? हमको केस वाइज, केस टू केस सिनेरियो में जाना पड़ेगा। मेरा एक 40 ईयर का पेशेंट है, उसको मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं, और इस बार उसको प्रेगनेंसी रुकी है, बड़ी मुश्किल से रुकी है। 40 ईयर का ओल्ड पेशेंट है, मतलब उसका एज रिस्क ज़्यादा होगा ट्राइजोमी 21 का। एंटी स्कैन अगर उसका नॉर्मल आया है लेकिन डबल मार्कर में उसका रिस्क ज़्यादा आया है, तो हम लोग पेशेंट मेरे को बोलता है कि सर हमको बच्चा चाहिए, तो हम लोग इसको रिस्क कैलकुलेट एनालिसिस करेंगे, हम रिस्क बेनिफिट रेशियो निकालेंगे कि अगर हम लोग कन्फर्मेटरी एमनियोसेंटेंसिस करें या फिर हम लोग रूल आउट करने के लिए एनआईपीटी करें, तो हम लोग सबसे पहले एनआईपीटी करते हैं। एनआईपीटी में चांसेस हैं कि वो 99%, अगर डाउन सिंड्रोम नहीं है, एंटी स्कैन नॉर्मल है, तो मोस्टली उसको रूल आउट कर देगा। अगर एनआईपीटी में रिस्क आता है तो ही हम लोग एमनियोसेंटेंसिस करते हैं, क्योंकि एमनियोसेंटेंसिस या कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग में 1 से 5% के चांस रहते हैं कि उसको प्री टर्म लेबर या फिर अधूरे महीने पे डिलीवरी हो सकती है। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, बहुत रिस्की प्रेगनेंसी है, तो हम लोग एमनियोसेंटेंसिस नहीं करें, हम लोग खाली एनआईपीटी करें। तो वीडियो के एंड में हम लोग कन्फर्मेटरी के लिए हम लोग एनआईपीटी जब करते हैं जब हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हम लोग मिसकैरेज या मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन या प्रीटर्म डिलीवरी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी लगती है, और हमको रिजल्ट्स थोड़े से रिलेटिवली जल्दी चाहिए। एनआईपीटी के रिजल्ट्स लगभग 10 दिन में आ जाते हैं। एमनियोसेंटेंसिस हम लोग जब करते हैं जब हमको कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस चाहिए होता है, जब हमको अल्ट्रासाउंड पे कोई स्पेसिफिक एनोमली बताते हैं, और या फिर हमारे एनआईपीटी में हमारे रिजल्ट से आते हैं कि इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है या फिर
हाई प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, NIPT एक स्क्रीनिंग टूल है और एमनियोसेंटेंसिस एक डायग्नोस्टिक टूल है। दोनों अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमको एज ए डॉक्टर, हमको एज ए प्राइमरी केयर गिवर ये पता होना चाहिए कि कौन से केस में हमको NIPT की ज़रूरत है और कौन से केस में एमनियोसेंटेंसिस की ज़रूरत है। सारे केस में हम लोग एमनियोसेंटेंसिस नहीं कर सकते क्योंकि उसका मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन का रिस्क रहता है। हालांकि NIPT हम लोग सारे केस में कर सकते हैं, लेकिन हमको उसमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना पड़ेगा। सारे पेशेंट में करने जाएं तो पेशेंट को कॉस्टली पड़ेगा और हम लोगों को वो कॉस्ट कम करना पड़ेगा। हमको स्क्रीन करना पड़ेगा और स्क्रीन करने के लिए हम लोग सबसे पहले एंटी स्कैन करेंगे। एक अच्छा एंटी स्कैन, ऐसा बोलते हैं कि अगर एक कोई बहुत अच्छा फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो, उसने एंटी स्कैन किया है, तो बहुत सारे केसेस में तो हमको डबल मार्कर की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम लोग टू बी ऑन द सेफ साइड डबल मार्कर भी करवाते हैं ताकि ऑलमोस्ट कंबाइंड स्क्रीनिंग हमको मिल जाए। रेडियोलॉजिकल और केमिकल दोनों का हमको एडवांटेज मिले। सॉफ्टवेयर में रिस्क कैलकुलेट होता है और अगर वो रिस्क नॉर्मल है, लो रिस्क है, तो हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग बहुत फंसी होते हैं कि नहीं डॉक्टर कुछ करो, हमको 100% श्योर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग NIPT करवाते हैं। NIPT से हम लोग डाउन सिंड्रोम को 99% रूल आउट कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते। मैं दोबारा बता रहा हूँ, NIPT की रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें एक सेल फ्री DNA का फ्रैक्शन आता है। वो फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्रैक्शन कम से कम 4 से 5% होना चाहिए। अगर वो 4 से 5% से कम है तो वो NIPT की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, या फिर वो NIPT की लेबोरेटरी वाला आपको बोलेगा कि सर हमको दोबारा ब्लड कलेक्ट करने की ज़रूरत है। NIPT का जो ब्लड कलेक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब में होता है। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है लेकिन स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट ट्यूब में होता है, और ये हर कोई लैब नहीं करती, कुछ स्पेसिफिक लैब्स करती हैं। तो ये हमारा NIPT के बारे में डिस्कशन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।